अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम फिर एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम देखेंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF की जो स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती होने वाली है वो कब से शुरू है, कब उसका लास्ट डेट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए और आपके पास क्या क्या अचीवमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि ये स्पोर्ट्स कोटा का रिक्रूटमेंट है। और अगर आपका इसमें रिक्रूटमेंट हो जाता है तो आपको हेड कांस्टेबल का पोस्ट आपको दिया जाएगा। टोटल इसमें 249 वैकेंसीज हैं। तो हम इसको पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे और क्या क्या आपको चीज़ें ज़रूरत होंगी इन फॉर्म्स को भरने के लिए वो हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका क्लोजिंग डेट क्या है। इसका क्लोजिंग डेट जो है वो है 31 मार्च 2022 शाम के 5 बजे तक। आप और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनके लिए इसका क्लोजिंग डेट है 7 अप्रैल 2022 तक शाम के 5 बजे तक। तो ये बेसिकली ये जो रिक्रूटमेंट है ये मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन्स एंड वुमेन जो कि पोस्ट मिलेगा आपको हेड कांस्टेबल का जनरल ड्यूटी का अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा। तो इसमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों इसको भर सकते हैं इन फॉर्म्स को, मेन एंड वुमेन दोनों। इसमें वैकेंसीज भी वैसे ही दी गई हैं। जो मेल और फीमेल्स जो इन पोस्ट को भरेंगे वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। और इसका जो वैकेंसीज है वो है 249 वैकेंसीज। पोस्ट इसमें एक वही है, हेड कांस्टेबल का पोस्ट आपको मिलेगा CISF में। अब देखते हैं कौन कौन से डिसिप्लिन इन्होंने कंसिडर किए हैं। पहला तो है एथलेटिक्स। इसमें सारे ये लिस्ट आप देख पाएंगे 100 मीटर, 200 मीटर, 400, 800, 1500 मीटर्स, 300 मीटर्स स्टिपल चेज, 5000 मीटर्स, 10,000 मीटर्स मैराथन। तो ये सारा जो लिस्ट है इसके हिसाब से आपका जो भी अचीवमेंट होगा, आप जिस भी इवेंट में आप उसके हिसाब से अपना फॉर्म भरेंगे। वैकेंसीज सब में 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके हैं। तो आप इसके हिसाब से अपना जो भी फॉर्म फिलअप है आप वो करेंगे। जैसे एथलेटिक्स में 100 मीटर्स के लिए 1 पोस्ट है, वुमेंस में भी 1 पोस्ट है, 200 मीटर्स के लिए 3 पोस्ट है और वुमेंस में 2 पोस्ट है, 400 मीटर्स में 2 पोस्ट है, वुमेंस में 1 पोस्ट है, 800 मीटर्स में 2 पोस्ट है, वुमेंस में 3 पोस्ट है, 1500 मीटर्स में 3 पोस्ट है, वुमेंस में भी 3 पोस्ट है, 3000 मीटर्स स्टिपल चेज में 2 पोस्ट है, वुमेंस में 3 पोस्ट है, 500 मीटर्स में 3 पोस्ट है, वुमेंस में 1 पोस्ट है, 10,000 मीटर्स में 3 पोस्ट है, वुमेंस में 2 पोस्ट है, मैराथन मेंस में है 3 पोस्ट और 10 किलोमीटर वॉक वुमेंस में है 2 पोस्ट, 20 किलोमीटर वॉक 3 पोस्ट है मेंस में और 100 मीटर्स हर्डल 2 पोस्ट हैं। तो इसी तरह से सब में जो पोस्ट हैं वो 3 4 या 2 1 है। और जो इसमें एक्सेप्ट रनिंग एंड वॉकिंग आपका इसमें है हैमर थ्रो भी है जिसमें 2 पोस्ट है, वुमेंस में 1 पोस्ट है, शॉर्ट पुट मेंस में 2 पोस्ट है, डिस्कस थ्रो वुमेंस में 1 पोस्ट है, जेवलिन थ्रो 1 पोस्ट है, लॉन्ग जंप वुमेंस में 1 पोस्ट है, डिकैथलन मेंस में 2 पोस्ट है, हाई जंप वुमेंस में 1 पोस्ट है, लॉन्ग जंप मेंस में 1 पोस्ट है, पोल वॉल्ट वुमेंस में 2 पोस्ट है। और एक्स्ट्रा जो इवेंट्स है मेंस में वो है लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड पोल वॉल्ट। ये सारे जो है इसमें 2-1 करके पोस्ट हैं। नेक्स्ट ये जो उन्होंने कंसिडर किया है वो है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में मेंस का है 48 kg में 1 पोस्ट, वुमेंस में 1 पोस्ट, 51 kg में 1 पोस्ट, 54 kg वुमेंस में 1 पोस्ट, 54 kg मेन में 1 पोस्ट, 57 kg वुमेंस में 1 पोस्ट, 63.5 kg में मेंस में 1 पोस्ट, 60 kg में 1 पोस्ट, 80 kg में 1 पोस्ट, 63 kg में 1 पोस्ट, 86 kg में 1 पोस्ट, 66 kg में वुमेंस में 1 पोस्ट और 92 kg में मेंस में 1 पोस्ट, 70 kg में 1 पोस्ट, 92 kg एंड अबव मेंस में है 1 पोस्ट और वुमेंस में 75, 81 kg एंड अबव सब में 1 पोस्ट है। तो ये था इवेंट्स, नेम ऑफ इवेंट्स एंड पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट जो एथलेटिक्स और बॉक्सिंग में है। अब आ जाते हैं बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल में मेंस में है 8 पोस्ट, वुमेन्स में बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक्स, फुटबॉल, हॉकी और हैंडबॉल का कोई पोस्ट नहीं है। फिर आ जाते हैं जूडो में। जैसे कि आप देख सकते हैं फुटबॉल, हॉकी में सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, उसके बाद फुटबॉल, देन हैंडबॉल, देन जिम्नास्टिक्स, देन बास्केटबॉल। तो ये सारा जितने भी पोस्ट हैं वो मेंस का वैकेंसी है। वुमेन्स जूडो में अप्लाई कर सकती है 70 kg 2 पोस्ट और 78 kg एंड अबव 2 पोस्ट। जूडो में मेंस भी अप्लाई करेंगे 66 kg का 2 पोस्ट, 73 kg में 1 पोस्ट, 81 kg में 2 पोस्ट, 90 kg में 1 पोस्ट और 100 kg में 1 पोस्ट। देन कबड्डी में मेंस का 7 पोस्ट है
और वुमेन्स का 8 पोस्ट है। शूटिंग राइफल में है मेंस का 2 पोस्ट, वुमेन्स में है 1 पोस्ट। पिस्टल में है मेंस का 1 पोस्ट। देन आ जाते हैं स्विमिंग में। स्विमिंग में वुमेन्स के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर एंड 1500 मीटर फ्री स्टाइल, इसमें है 3 पोस्ट मेंस के लिए। देन नेक्स्ट इवेंट 50 मीटर्स, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स ब्रेस्ट स्ट्रोक, इसमें है 3 पोस्ट मेंस के लिए। 50 मीटर्स, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स बैक स्ट्रोक, 3 पोस्ट है मेंस के लिए। 50 मीटर्स, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स बटरफ्लाई, मेंस के लिए पोस्ट है। 1 मीटर स्प्रिंग ब्रॉड डाइविंग, 2 पोस्ट है। 3 मीटर स्प्रिंग ब्रॉड डाइविंग, 2 पोस्ट है मेंस के लिए। और हाई ब्रॉड डाइविंग, 2 पोस्ट है मेंस के लिए। वुमेन्स के लिए स्विमिंग में कोई भी पोस्ट नहीं है। देन आ जाते हैं वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल में मेंस के लिए 5 पोस्ट है, वुमेन्स के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है इस गेम के लिए। देन आ जाते हैं वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में मेंस के लिए है 55 kg का 2 पोस्ट, 45 kg का 1 पोस्ट वुमेन्स के लिए। 61 kg मेंस 1 पोस्ट, 59 kg वुमेन्स 1 पोस्ट। 67 kg मेंस 2 पोस्ट, 64 kg वुमेन्स 1 पोस्ट। 73 kg मेंस 2 पोस्ट, 71 kg 1 पोस्ट। वैसे ही 81 kg का 2 पोस्ट है मेंस में, 89 kg का 1 पोस्ट है मेंस में, 96 kg का 2 पोस्ट है मेंस में और 102 kg का है 2 पोस्ट मेंस में। 109 kg का पोस्ट है मेंस में 1 और 109 kg एंड अबव का पोस्ट है 1 मेंस में। वुमेन्स में 45 kg, 59 kg, 64 kg, 71, 76, 87 एंड अबव सब में 1-1 पोस्ट है। अब आ जाते हैं रेसलिंग। रेसलिंग में वुमेन्स का कोई भी पोस्ट नहीं है, तो जो वुमेन्स अगर सोच रहे हैं कि इस गेम के लिए भरेंगे तो वो इस गेम में भर नहीं सकते, क्योंकि वुमेन्स का रेसलिंग में भी कोई पोस्ट नहीं है। मेंस में है 55 kg 2 पोस्ट, ग्रेको रोमन 2 पोस्ट, 60 kg ग्रेको रोमन 1 पोस्ट, 82 kg ग्रेको रोमन 2 पोस्ट, 67 kg ग्रेको रोमन 1 पोस्ट, 97 kg ग्रेको रोमन 2 पोस्ट, 125 kg ग्रेको रोमन 1 पोस्ट, 70 kg फ्री स्टाइल 1 पोस्ट, 74 kg फ्री स्टाइल 1 पोस्ट, 86 kg फ्री स्टाइल 1 पोस्ट, 97 kg फ्री स्टाइल 1 पोस्ट और 125 kg फ्री स्टाइल 1 पोस्ट। ये सारे इवेंट्स भी उन्होंने कंसिडर किए हैं। अब देखते हैं लास्ट डिसिप्लिन हमारा जो है टाइकोंडो। इसमें वुमेन्स का कोई भी पोस्ट नहीं है। मेंस के लिए 54 kg 1 पोस्ट है, 58 kg 1 पोस्ट है, 63 kg 1 पोस्ट है, 74 kg, 80 kg, 87 kg एंड 87 kg एंड अबव सब में 1-1 पोस्ट है। तो मेंस के जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है 181 और वुमेन्स के टोटल नंबर पोस्ट हैं 68। टोटल मिला के 249 पोस्ट्स हैं CISF इस वैकेंसी हेड कांस्टेबल के लिए। अब इसमें कुछ नोट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। पहला तो ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो आपको अभी बताई गई हैं, ये चेंज हो सकती हैं रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के टाइम, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से वो चेंज कर सकते हैं। और जो भी चेंज वैकेंसीज में होगा वो आपको CISF के रिक्रूटमेंट वेबसाइट में आपको ये मिल जाएगा, उसका नोटिस मिल जाएगा आपको पहले ही। जो ये वेबसाइट यहाँ दिया हुआ है CISF.RECTT.in, ये वेबसाइट से आपको सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर वैकेंसीज कमती हैं या घटती हैं तो वो जल्द से जल्द इसको वेबसाइट्स में डाल देंगे। सेकंड पॉइंट है, जो भी पोस्ट दी हुई हैं वो प्योरली टेम्पररी है इन नेचर, बट ये सारे जो पोस्ट है सबको परमानेंट किया जा सकता है। और ये जो जितने भी पोस्ट हैं ये सारे मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए हैं जो मेडल जीते हुए हैं या उनका कोई पार्टिसिपेंट्स रहे हैं या वो कोई पोजीशन होल्डर है। तो ये सारे जो पोस्ट्स हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए ही हैं। कोई नॉर्मल कैंडिडेट इसको नहीं भर सकता अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है तो। अब जिनका ये अपॉइंटमेंट, जिन कैंडिडेट्स को इनका अपॉइंटमेंट मिलेगा वो इंडियन टेरिटरी में सर्व करने का आपको मौका मिलेगा या फिर अब्रॉड भी आपको भेज सकते हैं। इन पोस्ट के लिए आपको अब्रॉड भी भेजा जा सकता है कि आप वहाँ बाहर जाके भी काम कर सकते हैं। अब CISF का एक और राइट है, वो कभी भी इन पोस्ट को कैंसिल कर सकता है या पोस्टपोन कर सकता है और उनको रीज़न देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक नोट भी है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब आ जाते हैं पे स्केल एंड अदर अलाउंसेस। आपका पे स्केल आपको कितना मिलेगा हेड कांस्टेबल का, GD का। पे स्केल मैट्रिक्स जो है वो है लेवल 4 का, जिसमें 25,500 से लेके 81,100 प्लस है। और जो अलाउंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम, वो आपको मिलता रहेगा। और जो भी एम्प्लॉयज़ जो रिक्रूट हो जाएंगे इन पोस्ट्स के लिए, उनको जो न्यू स्ट्रक्चर्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसके हिसाब से उनको पेंशन भी दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डोमिसाइल स्टेटस। डोमिसाइल स्टेटस कैंडिडेट्स का इंडियन होना चाहिए, कोई नेपाल, भूटान
या कहीं नेबरिंग कंट्रीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसको नहीं भर सकते। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से आप ये फॉर्म भरेंगे। पहला तो आपका आ जाता है एज लिमिट। आपका एज 18 to 20 ईयर्स 23 ईयर्स के बीच में होना चाहिए और वो कैलकुलेट करेंगे 1 अगस्त 2021 के हिसाब से। अगर इसके अंदर आपका एज आ रहा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेबल और जो 40 ईयर्स तक जो भी कैंडिडेट होंगे 40 ईयर्स के अंदर तक का रिलैक्सेशन मिलेगा उन कैंडिडेट्स को जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनको 40 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब जो बच्चे ये एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं SC ST या OBC उनको अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, जो कि जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको अटैच भी करना पड़ सकता है ताकि वो उनको वेरीफाई करें और आपका डॉक्यूमेंट सही है नहीं, आप रिजर्व कैंडिडेट है या नहीं वो उसको वेरीफाई कर पाए। तो ये आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप उस सर्टिफिकेट्स को SC ST OBC अगर आप ये सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन आप नहीं दिखा पाते हैं तो आपका जो रिक्रूटमेंट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको अपना इनकम प्रूफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन करा के दिखाना पड़ेगा कि उनका इनकम बहुत कम है। ये जो सर्टिफिकेट्स है ये आपको अटैच करके भेजने हैं बिफोर क्लोजिंग डेट। आपका जो क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2022 से पहले आपको ये सारे जो सर्टिफिकेट्स है आपको भेज देने हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सिर्फ आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो तो इसका मतलब ये नहीं है आपको वो रिक्रूट कर लेंगे। आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। आपका मिनिमम 12th पास इसमें मांग रहे हैं और इसमें आपको रिप्रेजेंट होना चाहिए, आपने खुद को रिप्रेजेंट किया हो स्टेट में, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में, इंटरनेशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स में एंड एथलेटिक्स में आपका रिप्रेजेंट या पार्टिसिपेशन आपका इन कॉम्पिटिशन्स में होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो ये मांग रहे हैं मेन वुमेन का अलग अलग है। फॉर ऑल कैंडिडेट्स हाइट होना चाहिए 167 सेंटीमीटर्स में और चेस्ट 81 to 86। वुमेन्स के लिए है 153 सेंटीमीटर्स हाइट और चेस्ट नॉट एप्लीकेबल। देन रिलैक्सेशन है जो हिली एरियाज में रहते हैं जैसे घरवालीज, कुमाऊनीज, डोगराज, मराठास एंड आदिवासीज, उनका जो हाइट वो मांग रहे हैं वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट सेम है 81 to 86। वुमेन्स का हाइट होना चाहिए इन कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन वालों के लिए 153 जो कि सेम है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जो कैंडिडेट जो गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन से या सब डिवीजन जैसे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट या कलिम्पोंग या कुसोंग एंड और जो अलग अलग सब डिविजन्स है, अगर वो इन सब एरिया से अगर आ रहे हैं तो उनका हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर्स, चेस्ट होना चाहिए 181 to 86 सेंटीमीटर्स, वुमेन्स का 150 सेंटीमीटर्स हाइट होना चाहिए जो कि सेम है बाकी कैटेगरीज से भी, और चेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल। और ये सब एरिया जो हैं वो लोहागढ़ टी गार्डन, लोहागढ़ फॉरेस्ट, रंगमोहन, बाराचंगा, पानीघाटा, ये सब जो लिस्ट आप यहाँ देख पा रहे हैं इनका जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है वो दिया हुआ है। और जो कैंडिडेट्स जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका भी जो चेस्ट हाइट जो है वो हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर्स, चेस्ट 81 to 86 सेंटीमीटर्स और हाइट जो गर्ल्स वुमेन्स के लिए होगा वो होगा 153 सेंटीमीटर्स। वेट जो है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए हाइट से, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से ही आपका वेट भी वैसा ही होना चाहिए। जो अब जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तभी आपका ये सारा सब कुछ चेक किया जाएगा। और जो आपका रिलैक्सेशन है जैसे ST स्टूडेंट्स के लिए और जो यहाँ जो मेंशन्ड जो ट्राइब्स है या फिर जो एरियाज़ है जहाँ सब डिविजन्स है जहाँ से ये दिया हुआ है उनको रिलैक्सेशन तभी मिलेगा जब वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ से कोई सर्टिफिकेट ला के दिखाएंगे कि वो इस एरिया और इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तभी जाके उनको रिलैक्सेशन मिलेगा कुछ, नहीं तो नहीं मिलेगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा जिसमें मेडिकल बोर्ड्स जो हैं वो CISF के वो उनको एसेस करेंगे। इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपका चेक किया जाएगा और मेडिकल फिटनेस आपका चेक किया जाएगा। जैसा भी गाइडलाइन CISF का है उसी गाइडलाइंस के मुताबिक आपका एग्जामिन होगा। नेक्स्ट, कैंडिडेट का नॉकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, बो लेग्स नहीं होना चाहिए, स्क्विंट आइज नहीं होना चाहिए और ऐसा ना हो कि आप अपना आपके आँखों में प्रॉब्लम हो, आप आँख बंद ना कर पा रहे हो ठीक से, या आपके फिंगर्स ठीक से फ्लेक्स नहीं हो रहे हो, आपके वेन्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो या कोई भी डिफॉर्मिटीज़ हो आपके बॉडी में जो आपका मेंटल गुड हेल्थ ना शो कर रहा हो तो आप इसमें आप नहीं भर सकते। आई साइट उन्होंने दे दिया है। जो आई साइट होना चाहिए नियर विजन का वो है बेटर आई
N6, वोर्स आई है N9, अनकरेक्टेड विजुअल एक्विटी, डिस्टेंट विजन अगर दूर वाला है तो बेटर आई 6/6 और वोर्स आई है 6/9। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स, मेडिकल स्टैंडर्ड्स, आपको खुद का ध्यान रखना है, आपको फिजिकली फिट रहना है ताकि आप इन फॉर्म्स को भर सकें। सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन होने से या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से भी कुछ नहीं होता, आपको इन सब चीज़ों को रेगुलरली मेंटेन करना है ताकि आप वैकेंसीज को भर सकें। अब नेक्स्ट आ जाते हैं वेट का। जैसे हमने कहा है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका वेट फिजिकल मेजरमेंट वो जो होगा वो चेक किया जाएगा और आपका जितना हाइट होगा उसी के प्रोपोर्शनेट आपका वेट होना चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट के बॉडीज़ में टैटू है तो परमिशन दे रहे हैं ताकि टैटू के साथ भी आप इन फोर्सेस को ज्वाइन कर सके, क्योंकि इंडियन आर्मी में भी ये परमिटेड है, तो आप टैटू के साथ भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपका टैटू का एक पर्टिकुलर लोकेशन होना चाहिए जहां आपका टैटू होना चाहिए। अगर उसके अलावा अगर कहीं और होगा तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपको मेडिकल एग्जाम में फेल कर देंगे। तो आपका टैटू आपका ओनली फोर आर्म में होना चाहिए, हैंड्स में, उसके अलावा अगर कहीं भी है तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। और टैटू का साइज़ जो होना चाहिए वो पर्टिकुलर साइज़ है, साइज़ छोटा होना चाहिए, 1/4 पार्ट छोटा होना चाहिए जो एल्बो और हैंड में हो आपका टैटू, 1/4 पार्ट होना चाहिए टैटू का। अगर उससे बड़ा हुआ तो आपको वो कंसिडर नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स। आपका क्या क्या अचीवमेंट होना चाहिए अगर आप ये हेड कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा के लिए भर रहे हैं। तो आपका स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन अगर आप इंडिविजुअल इवेंट में दे रहे हैं तो आपका अचीवमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपको कंट्री को रिप्रेजेंट करना होना चाहिए सीनियर, जूनियर या इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, या फिर मेडल विनिंग परफॉर्मेंस होना चाहिए सीनियर, जूनियर, नेशनल गेम्स चैंपियनशिप में, या फिर आप स्टेट को या इक्विवेलेंट कोई यूनिट को नेशनल गेम्स में या नेशनल चैंपियनशिप में सीनियर, जूनियर लेवल में आपको रिप्रेजेंट किया होना चाहिए, या फिर कोई मेडल होना चाहिए आपके पास ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में, या फिर गोल्ड मेडल इन नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप जैसे SGFI। अगर आपके पास उसमें गोल्ड मेडल है तो आप इसमें एलिजिबल है, आप भर सकते हैं। तो ये था इंडिविजुअल इवेंट के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं टीम इवेंट के लिए, जो टीम्स में खेलते हैं उनका कैसा अचीवमेंट्स होना चाहिए। तो इसमें भी आपको रिप्रेजेंट किया होना चाहिए कंट्री को सीनियर, जूनियर या इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए, या फिर आपको कोई आपने मेडल जीता हो नेशनल कंपटीशन में सीनियर या जूनियर लेवल पे, या फिर आपने रिप्रेजेंट किया है स्टेट या इक्विवेलेंट यूनिट को नेशनल गेम्स चैंपियनशिप सीनियर या जूनियर लेवल पे, या आप मेडल विनिंग टीम से हो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में, या फिर गोल्ड मेडल स्कूल गेम्स या चैंपियनशिप या SGFI में। इसमें ये एक नोट है, दी पर्सन शुड हैव बीन द प्लेइंग मेंबर ऑफ द टीम। अगर आप एक्स्ट्राज में रह के अगर आपको ये मेडल मिला है, अगर पूरी टीम ने जीता है और आप एक्स्ट्राज में थे, तो आप इसको नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि आपको प्लेइंग टीम में होना होगा। अगर आप एक्स्ट्राज में थे और आपको मेडल मिला है या आपको सर्टिफिकेट मिला है तो वो कंसिडर नहीं करेंगे, तो आपको प्लेइंग टीम में होना चाहिए। अब आप जो भी इसमें अप्लाई करने के टाइम आप जो भी सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसको अटैच करना होगा। अगर एक भी डॉक्यूमेंट छूटा तो वो एलिजिबल ही नहीं होगा। तो ये नोट है, आपको ये ध्यान में रखना। आप जो भी अचीवमेंट्स अपना अटैच कर रहे हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच्ड उन तक पहुंचना चाहिए बिफोर क्लोजिंग डेट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ जैसा रिकॉर्डेड होगा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में या सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट में, 12th के मार्कशीट में, वही मार्कशीट वही नेम वो कंसिडर करेंगे। और आपका जो ऑथराइज जो डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड, पैन कार्ड, उससे वो मैच करेंगे। अगर उसके अलावा अगर आपका नाम गलत है किसी डॉक्यूमेंट में तो वो कंसिडर नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर रहे हैं उनका जो पार्टिसिपेशन का जो अचीवमेंट्स है वो कब से कब तक उन लोग काउंट करेंगे। अगर आपका अचीवमेंट 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में है तभी वो इसको कंसिडर करेंगे। अगर आप उससे पहले का अगर कोई भी अचीवमेंट लगा रहे हैं 1 अप्रैल 2019 से पहले का कोई भी अचीवमेंट, कोई भी टूर्नामेंट, कॉम्पिटिशन या गेम्स का, तो वो कंसिडर नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कौन कौन सा सर्टिफिकेट्स वो जिनको मान्यता दे रहे हैं। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स का जो सर्टिफिकेट्स होगा आपके पास, अगर वो सर्टिफिकेट आपको इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, या फिर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, या फिर रेस्पेक्टिव नेशनल इंटरनेशनल फेडरेशंस, अगर आपको इन ऑर्गेनाइजेशंस ने आपको अगर सर्टिफिकेट दिया है तभी वो कंसिडर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इन जो मेंशन्ड
ऑर्गेनाइजेशंस है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, टूर्नामेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन या फिर रेस्पेक्टिव नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, उन्हीं को ही कंसिडर किया जाएगा। बाकी किसी चीज़ कोई भी और अथॉरिटीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे। ये जो सर्टिफिकेट्स है, सर्टिफिकेट्स का जो फॉर्म है वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया हुआ है, आप वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही उसको देंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्पिटिशन्स। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स जो होगा उसका अथॉरिटी जो अथॉरिटी आपको ये सर्टिफिकेट दे रहा है वो अथॉरिटी होना चाहिए सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न। अपेंडिक्स ए नेशनल कॉम्पिटिशन का भी सेम है इसमें, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एसोसिएशन ऑफ द गेम कंसर्न, इसमें आपको उनसे ही नेशनल गेम का सर्टिफिकेट लेना है, वो अपेंडिक्स बी। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स, इसमें आपको कौन सर्टिफिकेट, आपका ऑथराइजिंग सर्टिफिकेट आपको कौन देगा, वो है डीन ऑफ स्पोर्ट्स और अदर ऑफिसर ओवरऑल इंचार्ज ऑफ स्पोर्ट्स इन द यूनिवर्सिटी कंसर्न। जो यूनिवर्सिटी के कंसर्न डीन होंगे स्पोर्ट्स के या कोई और ओवरऑल इंचार्ज होंगे, वही आपको ये सर्टिफिकेट्स देंगे। कहीं और से अगर आप ला के देंगे तो वो नहीं लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स ऑफ स्कूल्स। अगर डायरेक्टर और एडिशनल जॉइंट डिप्यूटी डायरेक्टर जो स्पोर्ट्स के इंचार्ज है या स्कूल गेम्स या डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एजुकेशन ऑफ द स्टेट, अगर वो आपको ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो ये एलिजिबल है, अपेंडिक्स डी। और फिफ्थ जो है एफिशिएंसी, फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव परफॉर्मेंस, इसमें किन से आपको ये सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए, वो है सेक्रेटरी और ऑफिसर ओवरऑल इंचार्ज ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव। जो ओवरऑल इंचार्ज है फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव के, उनसे आपको ये सर्टिफिकेट मिलना होना चाहिए, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर आपको ये सर्टिफिकेट मिला है फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव का, तो इसके लिए अपेंडिक्स ई है। सर्टिफिकेट्स जो भी होंगे आपको अटैच करने ही करने हैं, फॉर्म्स अटैच करने ही करने हैं, अगर तभी उसका आपको वेटेज मिलेगा। अगर आप अटैच नहीं करते हैं तो आपको कोई वेटेज नहीं मिलेगा, आपका पॉइंट्स ऐसे ही घट जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन होगा कैसा आपका, ये सारे फॉर्म का वेरिफिकेशन होने के बाद आपका सिलेक्शन कैसा होगा। पहला तो है आपका जो एप्लीकेशन वो सबमिट हो जाना चाहिए सारे सर्टिफिकेट्स और एक करेक्ट ऑर्डर में, वो 31 मार्च 2022 से पहले। और इसके बाद जब आपका वेरिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा सारे फॉर्म्स का, कि वो CISF के जो रिक्रूटमेंट टीम है अगर वो जब देख लेगी आपका डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेगी, कि एसेस कर लेगी कि आपका डॉक्यूमेंट्स एक सही ऑर्डर में है, तब आपका एक रोल नंबर जनरेट होगा और एडमिट कार्ड जनरेट होगा जो आपको लगेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के टाइम। देन आ जाते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST। उसके बाद आपको ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस के टाइम आपको ये एडमिट कार्ड लेके जाना है। उसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद ट्रायल एंड टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसमें आपका जिस स्पोर्ट्स के लिए आपने भरा है उस पर वो आपका स्किल टेस्ट करेंगे। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इशू किया जाएगा एडमिट कार्ड नेक्स्ट स्टेजेस के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट एग्जामिनेशन क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स चेक करेंगे। CISF का मेडिकल बोर्ड आपको पूरा एग्जामिन करेगा आप फिजिकली फिट है या नहीं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा, PST में आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जाने से पहले आपका एक वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपका बायोमेट्रिक कैप्चर किया जाएगा, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होगा कैंडिडेट का, जो आपको रिक्रूटमेंट का टाइम लगेगा। देन नेक्स्ट बोर्ड ऑफ ऑफिसर जो होंगे CISF के मेडिकल ऑफिसर्स, वो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड चेक करेंगे। अब देन यहाँ पे है जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, अगर कोई कैंडिडेट उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है तो उस कैंडिडेट को वहीं से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उसको आगे के किसी प्रोसेस में नहीं भेजा जाएगा और उसको एक रिजेक्शन स्लिप भी दिया जाएगा कि वो किस बेसिस पे उनको आउट किया गया है। और जो रिलैक्सेशंस है हाइट वेट चेस्ट का, वो रिलैक्सेशन सिर्फ जो कैंडिडेट्स जो मेंशन्ड सब डिवीजन से आ रहे हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया था, या वो ST कैंडिडेट्स हैं, तो उनको ये डॉक्यूमेंट पहले मेडिकल बोर्ड ऑफिसर्स को दिखाना पड़ेगा कि वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर वो नहीं दिखाएंगे और आपका स्टैंडर्ड उनको कम लगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपका अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट, रिजर्व्ड कैटेगरी का जो भी सर्टिफिकेट है, या आप EWS कैटेगरी से हैं तो आपको उसका एक रिटन डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, जो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपका साइन करके देगा। इसमें जो भी कैंडिडेट्स जो डिक्लेयर किए जाएंगे जो क्वालिफाइड नहीं है फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए इन टर्म्स ऑफ हाइट चेस्ट, तो वो अपील कर सकते हैं उसी दिन में
जो अपीलेट अथॉरिटीज़ है उनको वो अपील कर सकते हैं कि उनको कुछ टाइम दिया जाए कि वो कुछ टाइम के बाद या 2 या 3 मंथ्स के बाद जितना भी वो टाइम पीरियड आपको अलाउ करेंगे, अगर आप अपील करके थोड़ा टाइम पीरियड ले लेंगे और अपने आप को उस टाइम पीरियड में सही करके उन स्टैंडर्ड्स को मैच करवा पाएंगे नेक्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन का, तो आपको वो कंसिडर करेंगे। अगर आप उस टाइम पीरियड के बाद भी अगर आप नहीं करवा पाते हैं अपना चेस्ट वेट या जो भी है आपका जो जिसमें आपका प्रॉब्लम होगा, अगर आप उसको सही करके नहीं ला पाते हैं तो आपको वो रिजेक्ट कर देंगे। और ये जो पीएचटी का जो टेस्ट है जो कैंडिडेट्स का कराया जाएगा, ये CISF डायरेक्टरेट खुद देखेगा और जो भी डिसीजंस होगा वो खुद लेंगे और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो पूरा लेंगे। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन। जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे पीएचटी टेस्ट, वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाएंगे। मतलब उनका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है जो भी आपने फॉर्म के साथ अटैच किया था, वो सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल के साथ इन लोग वो मैच करेंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सही से अरेंज करके अटैच करने हैं। तो CISF का जो टीम है वो सारा आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और चेक करने के बाद जो भी CISF का चेकिंग के बाद जो भी अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट जेन्युइन है वो अगर चेक कर लेंगे तो आपका वो फाइनल चेकिंग होगा डॉक्यूमेंट्स का। अगर एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन अगर आप डॉक्यूमेंट जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाया था, अगर आप उसका हार्ड कॉपी अगर आप एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन अगर नहीं दिखा पाते हैं तो आपका वो जो रिक्रूटमेंट है वो कैंसिल कर देंगे और आपको रिजेक्शन स्लिप भी दे देंगे, जिसमें एक रीज़न दिया रहेगा कि आपको रिक्रूटमेंट बोर्ड ने क्यों आपको निकाला है। उसके बाद आप कोई अपील नहीं कर सकते डॉक्यूमेंटेशन अगर आपका कोई भी गलत हुआ। अब आ जाते हैं ट्रायल टेस्ट। आप जो भी स्पोर्ट्स के लिए भर रहे हैं उसका ट्रायल टेस्ट होगा जो कि पीएचटी और डॉक्यूमेंटेशन के बाद होगा। पीएचटी पहला स्टेज है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद ट्रायल टेस्ट होगा जिसमें 20 मार्क्स है। अब 20 मार्क्स में से आपको मिनिमम 10 मार्क्स लाना है क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप उससे कम लाते हैं ट्रायल टेस्ट में तो आपका मिनिमम कट ऑफ बनेगा, आप जो कट ऑफ आएगा स्कोर वो आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर आपका ट्रायल टेस्ट में भी कम आता है तो आपको रिजेक्शन स्लिप दे के आपको रिक्रूटमेंट से निकाल दिया जाएगा और आप उसके लिए रिकंडक्ट करने के लिए आप नहीं बोल सकते कि हमारा ट्रायल फिर से लो, हम फिर से अपना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, वो आप नहीं कर सकते। तो आपके पास पहला ही चांस रहेगा अपने आप को शोकेस करने का, उसमें अपने स्पोर्ट्स का स्किल दिखाने का। अगर उसके बाद अगर आप बोलेंगे तो वो कोई भी चीज़ एंटरटेन नहीं करेंगे, आपको रिजेक्ट कर देंगे। CISF कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा अगर किसी कैंडिडेट को चोट लग जाती है ट्रायल टेस्ट के टाइम। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप अपना ट्रायल टेस्ट पूरे ध्यान से दें। ये नहीं कि आपने चोट लगवा लिया, अगर आपका कोई सीवियर इंजरी हो जाता है तो आगे के प्रोसेस में तो आप जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। देन आ जाते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जो भी बच्चे ट्रायल टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उनको प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो कि 40 मार्क्स का होगा। जिस गेम से इस फॉर्म को लिए भर रहे हैं उस गेम का स्किल्स वो देखेंगे आपको। इसका मिनिमम मार्क्स आपको 20 लाना है, अगर उससे कम लाते हैं तो आप कट ऑफ पार नहीं कर पाएंगे। अगर आपका इसमें जो मिनिमम मार्क्स है 20 मार्क्स, अगर आपका उसमें कम आता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट में तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, विथ रिजेक्शन स्लिप आपको दिया जाएगा। और इसमें एडिशनल 10 मार्क्स भी है अगर कैंडिडेट्स का कोई और अच्छा सर्टिफिकेट हो, अचीवमेंट हो, तो वो इसको कंसिडर करेंगे और इसमें 10 मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे। अब इसमें भी इस प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी आप रिकंडक्ट का आप अपील नहीं कर सकते। रिकंडक्ट आप नहीं बोल सकते कि मेरा जो ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप उसको रिकंडक्ट करिए, वो नहीं करेंगे। और इसमें भी CISF कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा अगर आपको कोई चोट लग जाता है तो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ड्रॉवल ऑफ फाइनल सेलेक्ट लिस्ट। जो फाइनल सेलेक्शन लिस्ट होगा वो आपको वेबसाइट में दे दिया जाएगा विथ आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है, जो जितने भी स्टेजेस थे आपको कितना मार्क्स दिया गया, उन्होंने कितना आपको एसेस किया, उस बेसिस पे आपका एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रायोरिटी। उन लोग प्रायोरिटी किन किन लोगों को देंगे। पहला तो है अगर कोई कैंडिडेट इंटरनेशनल टूर्नामेंट या चैंपियनशिप जीता है और उसमें गोल्ड मेडल है तो उसका सबसे पहला, देन सिल्वर मेडल, देन ब्रोंज मेडल। सेम नेशनल टूर्नामेंट्स के लिए भी है। फर्स्ट गोल्ड मेडल जिनको मिलेगा उनको प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा मिलेगा, देन सेकेंड सिल्वर मेडल, देन थर्ड ब्रॉन्ज मेडल। अगर किसी दो कैंडिडेट्स में टाई हो जाता है तो CISF यंगर प्लेयर जो होगा दोनों में से उनको ही प्रेफरेंस देंगे, जो ज़्यादा यंग होगा उसी को लेंगे। या फिर भी अगर टाई हो रहा है, अगर दोनों ही यंग हुए तो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा उनके नाम का उसको पहले लेंगे, और जो
फाइनल लिस्ट जो होगा, जिनका रिक्रूटमेंट हो गया है इन पोस्ट के लिए, उसका लिस्ट जो होगा वो इस वेबसाइट में दे देंगे CISFRECTT.in। अब जो फाइनल लिस्ट CISF जारी कर देगा, रिक्रूटमेंट मतलब कंप्लीट हो चुका है रिक्रूटमेंट, जो फाइनल लिस्ट जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं वही उनका फाइनल लिस्ट होगा। उसके बाद कोई वेटिंग लिस्ट या कोई ऐसा कोई लिस्ट नहीं आने वाला है, जो पहला लिस्ट निकल गया वही फाइनल लिस्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू दी मेडिकल गाइडलाइंस होगा CISF का, और जो भी वैकेंसीज होगी उनके हिसाब से ही सब कुछ डिसाइड किया जाएगा। जो भी बच्चे अनफिट होंगे उनको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, उनके लिए CISF कुछ भी नहीं करेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आप सही से प्रैक्टिस करिए, कोई विदाउट एनी इंजरीज, और आपको मेडिकली फिट रहना होगा, तभी आपको वो फिट का टैग देंगे मेडिकल एग्जामिनेशन में, नहीं तो आप अनफिट कहलाएंगे और आपको रिजेक्शन देखना पड़ेगा। अब एक और पॉइंट है, आप वापस से कोई नहीं बोल सकते किसी मेडिकल बोर्ड को कि फिर से मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन लें। सारा पॉइंट्स जो है क्लियरली मेंशन किया गया, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो प्लीज़ ध्यान से आप ये फॉर्म्स को भरें, क्योंकि अगर एक भी गलती हुआ तो वो किसी चीज़ को भी एंटरटेन नहीं करेंगे, वो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। अब ये सारी बातें थी, क्या ज़रूरी है क्या नहीं। अब आप अप्लाई कैसे करेंगे इन फॉर्म्स के लिए। जो एप्लीकेंट्स हैं ये सारा फॉर्म्स को जो भी एप्लीकेशन है और जो आपका सर्टिफिकेट्स है, जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, वो आपको भेजना होगा, सेंड करना होगा, जैसा कि एनेक्जर 1 में दिया हुआ है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और आपका जो 100 रुपीज़ का जो फीस होगा वो बनेगा डिमांड ड्राफ्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। उसको छोड़ के किसी और बैंक का आपका डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनाना है इस फॉर्म को भरने के लिए, जो DD है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स आपका एप्लीकेशन फॉर्म और DD वो साथ में पहुंच जाना चाहिए 31 मार्च 2022 से पहले, शाम के पहले। और नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट्स के लिए 7 अप्रैल 2022 से पहले, 5 बजे से पहले। और आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लगानी है सारे डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स का। और SC ST फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, उनको सिर्फ अपना एप्लीकेशन सही ऑर्डर में अरेंज करके उन तक पहुंचाना है, बस, और कुछ नहीं है। उनके लिए कोई फीस नहीं है। जो फीस आप पे कर देंगे वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। और सिर्फ पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट को छोड़ के कोई और मेथड से आप अगर फीस दे रहे हैं वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो बैंक ड्राफ्ट भी होना चाहिए वो सिर्फ SBI का होना चाहिए। अगर आप किसी और बैंक का अगर दे रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे। तो अब आ जाते हैं किस ऑफिसर को आप एड्रेस करेंगे डिमांड ड्राफ्ट में या फिर पोस्टल ऑर्डर में। एथलेटिक्स के लिए डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल CISF, इनको आप एड्रेस करेंगे, या आप ये सेकंड वाले कॉलम में देख सकते हैं। और आपका जो किसके फेवर में होगा, डेप्यूटी कमांडेंट DDO CISF CZ हेडक्वार्टर्स भिलाई, आप इनको डिमांड ड्राफ्ट में फेवर ऑफ करके इनको मेंशन करेंगे। और जो पोस्टल एड्रेस है वो है एथलेटिक्स के लिए सिविक सेंटर भिलाई। ये एड्रेस आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये उनका पोस्टल एड्रेस, आपको इसी में पोस्ट करना है जो एथलेटिक्स के लिए भर रहे हैं। बॉक्सिंग के लिए जो ऑफिसर का नाम होगा जिसको आप ये एप्लीकेशन भेजेंगे वो है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल CISF नॉर्थ जोन 1, जो बॉक्स में दिख रहा है आपको, ये न्यू दिल्ली का एड्रेस है। और नेक्स्ट आपको जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है वो इन दी फेवर ऑफ होगा असिस्टेंट कमांडेंट DDO CISF NZ1 हेडक्वार्टर्स महिपालपुर, ये बॉक्सिंग के लिए है। और जो आपका पेएबल जो बैंक होगा, जो बैंक ड्राफ्ट होगा, वो होगा GPO न्यू दिल्ली, CBI सेंटर होटल, IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। तो ये सिर्फ बॉक्सिंग के लिए है। अब देखते हैं बास्केटबॉल में, अगर कोई कैंडिडेट बास्केटबॉल के लिए भर रहा है तो वो अपना एप्लीकेशन किसको भेजेगा, ये भेजेंगे ये कॉलम 2 में, जिसका एड्रेस दिया हुआ है कॉलम 2 में, इस एड्रेस पर उनको भेजना है बास्केटबॉल वालों को। और फेवर ऑफ में होगा असिस्टेंट कमांडेंट, जो एड्रेस है वही एज इट इज़ देना है। और पेएबल होगा बैंक, ये उनका एड्रेस है। नेक्स्ट है जिम्नास्टिक्स, उनको डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल CISF नॉर्थ जोन 1 को भेजना है अपना एप्लीकेशन। जो पेएबल फेवर ऑफ होगा वो है असिस्टेंट कमांडेंट DDO CISF नॉर्थ जोन 1 हेडक्वार्टर्स महिपालपुर, और उसका बैंक का जो पेएबल एड्रेस है वो ये है। नेक्स्ट है फुटबॉल, उसमें आपको कोलकाता भेजना है, कस्बा। जो फेवर ऑफ होगा असिस्टेंट कमांडेंट CISF कोलकाता होगा। और जो पेएबल SBI बैंक जो होगा वो होगा SBI विकास भवन। नेक्स्ट आ जाते हैं हॉकी, इसमें आपको उत्तर प्रदेश भेजना है फॉर्म को।
असिस्टेंट कमांडेंट फेवर ऑफ होगा, और जो पेएबल बैंक होगा वो होगा SBI अहिंसा खंड गाजियाबाद। नेक्स्ट आ जाते हैं हैंडबॉल, इसमें आपको छत्तीसगढ़ भेजना होगा, ये रहा वो एड्रेस जहाँ पे आपको ये फॉर्म भेजना है। नेक्स्ट डेप्यूटी कमांडेंट DDO CISF, ये फेवर ऑफ होगा, और SBI मेन ब्रांच भिलाई। जूडो में आपको महाराष्ट्र भेजना है, असिस्टेंट कमांडेंट फेवर ऑफ होगा, खरगार नवी मुंबई, और जो पेएबल बैंक है वो है खरगार सेक्टर 35 GPO मुंबई SBI। कबड्डी में आपको भेजना है महाराष्ट्र डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल को, फेवर ऑफ होगा असिस्टेंट कमांडेंट, और जो बैंक है पेएबल बैंक वो है SBI खरगार सेक्टर 35 GPO मुंबई। अब नेक्स्ट आ जाते हैं शूटिंग के लिए। शूटिंग का जो आप जहाँ पे आपको एप्लीकेशन भेजना है वो है महाराष्ट्र, फेवर ऑफ होगा असिस्टेंट कमांडेंट जो यहाँ मेंशन किया हुआ है, और GPO मुंबई SBI ये उसका पेएबल बैंक है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्विमिंग, इसमें आपको तमिलनाडु भेजना पड़ेगा, असिस्टेंट कमांडेंट को आपको एड्रेस करना है फेवर ऑफ, और बैंक जो है SBI बसंत नगर है। नेक्स्ट आ जाते हैं वॉलीबॉल, इसमें आपको कोलकाता भेजना होगा कस्बा, जो एड्रेस है एज इट इज़ आपको इसी में करके देना है, और पेएबल है असिस्टेंट कमांडेंट DDO CISF हेडक्वार्टर्स कोलकाता, GPO SBI विकास भवन ये उसका SBI पेएबल बैंक है। नेक्स्ट आ जाते हैं वेट लिफ्टिंग, इसमें उत्तर प्रदेश आपको भेजना है इस गिवन एड्रेस में, पेएबल ऑफ होगा फेवर ऑफ होगा असिस्टेंट कमांडेंट DDO CISF 5th RB गाजियाबाद, और जो बैंक का जो पेएबल एड्रेस है वो है हेड पोस्ट ऑफिस गाजियाबाद नवयुग मार्केट उत्तर प्रदेश SBI। नेक्स्ट आ जाते हैं रेसलिंग, इसमें आपको महिपालपुर भेजना पड़ेगा न्यू दिल्ली, फेवर ऑफ होगा असिस्टेंट कमांडेंट महिपालपुर, और जो पेएबल बैंक है वह GPO न्यू दिल्ली SBI काउंटर होटल। टाइकोंडो के लिए आपको तमिलनाडु भेजना पड़ेगा, फेवर ऑफ चेन्नई असिस्टेंट कमांडेंट होगा, और जो पेएबल बैंक है वो है GPO चेन्नई SBI बसंत नगर। अब ये जो भी अथॉरिटीज़ के इसमें एड्रेस दिए हुए हैं आपको उसी के हिसाब से भेजना है। अगर आपको इसको भरने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, गलत नहीं भरिए। मैं आपको सही एड्रेस, फेवर ऑफ और पेएबल बैंक का आपको कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। अगर आपको इस वीडियो में देखने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन आप फॉर्म को एकदम सही से भरिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये जो कॉलम 2 है, इसी में आपको इस वाले कॉलम 2 में आपको भेजना है अपना सारा जो एप्लीकेशन है विथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अटैच करने बोला जाएगा, आपको अटैच करके कॉलम 2 वाले एड्रेसेस पे भेजना है। और सारे गेम्स के लिए अलग एड्रेस है, तो ये नहीं आप किसी और गेम का एड्रेस अपने मिसमैच करके ऊपर नीचे का अगर गलती लिख देंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप जब एड्रेस भी लिखें तो ये चेक कर ले कि वो आपका गेम है या नहीं, वो डिसिप्लिन कॉलम से आप इस कॉलम से आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट है, जो डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और इसमें हेल्पलाइन नंबर्स भी दी हुई हैं जो आप ये पॉइंट नंबर 24 में देख सकते हैं। इसमें हेल्पलाइन नंबर दी हुई है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इसमें कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। और जो भी रिक्रूटमेंट है वो सारे राइट्स और एक्ट्स जो CISF फॉलो करता है वो उसी के हिसाब से हो रहा है। अगर आप कोई भी वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर में जाके अगर कोई भी आप मिसचिफनेस करते हैं या फिर अगर आप कोई भी बदमाशी करते हुए पकड़ा जाते हैं तो आपको वो रिजेक्ट कर देंगे, और आप शायद फ्यूचर एग्ज़ाम्स भी ना दे पाएँ CISF का। तो इसलिए आप वहाँ जाके सेंटर में डिसिप्लिन रहें, जो भी आपको कहा जाए वो सही से करिए, और जो भी ट्रायल्स आप दें, जो भी टेस्ट आप दें, वो अपने आप को ध्यान में रख के करिए। अगर आपको कोई इंजरी हो जाता है तो आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आ जाते हैं फॉर्म फिलअप में। कुछ ऐसा दिखेगा आपका फॉर्म, आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, आपको अपना फ़ोटो चिपकाना है, जो भी डिटेल्स आपको इसमें भरना है, आपका नाम, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, आप कौन से कैटेगरी से हैं, कौन सा गेम के लिए आप भर रहे हैं, कौन कौन से अचीवमेंट्स आप वो दे रहे हैं, फिर आपका पोस्टल ऑर्डर जो आप मनी ड्राफ्ट DD आप बनवा रहे हैं वो किस डेट में बना है, अमाउंट क्या है, वो आपको सब कुछ मेंशन करना है। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, आपका डेट क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो सब आपको इसमें सही से मेंशन करना है, कुछ भी गलती नहीं करना है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन के टाइम आपको इसी से चेक करेंगे। अगर आप इसमें कुछ भी गलत करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। तो ये डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन मतलब आप जो भी इसमें फॉर्म भर रहे हैं, जो भी डेटा भर रहे हैं वो सारा सही है, और इसमें आपका वो सिग्नेचर लेंगे। तो ये सब आपको फिलअप करके भेजना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ये
ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्मेट उन्होंने दिया हुआ है, ये फॉर्मेट आपको प्रिंट कराना है। इसके अलावा अगर कोई भी फॉर्मेट आप देते हैं तो वो मानेंगे नहीं, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो यही फॉर्मेट आपको प्रिंट करा के इसमें अपना जो भी डेटा आपको मांग रहे हैं, आप कहाँ से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप ओबीसी कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो आपको सब भर के आपका सिग्नेचर करके यहाँ पे आपको जो ऑफिसर है, ऑथराइजिंग ऑफिसर है, उससे आपको साइन कराना है और उसका सील भी लेना है। तो ये ही है फॉर्मेट, इसके अलावा आप कोई फॉर्मेट नहीं दे सकते। तो सारे फॉर्मेट्स फॉर्म में दिए हुए हैं, वो उन फॉर्मेट्स के हिसाब से ही अपना अपना डॉक्यूमेंट आप अरेंज करें। अब ये है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड ये आपको खुद ही प्रिंट आउट करके सेपरेट पेपर में आपको निकलवाना है और इसको पूरा अच्छे से फिल करना है। आपको इसको फिल करके लेके जाना है, क्योंकि आप जब ये फिल करके लेके जाएंगे तभी आपको वो वहाँ पे रोल नंबर अलॉट करेंगे इस जगह पे। अगर आप इसको फिल करके नहीं लेके जाते हैं तो आपका वो आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे आगे के प्रोसेस के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप ये एडमिट कार्ड अपने अलग से प्रिंट करके इसको फिलअप करके लेके जाएं इसमें, क्योंकि इसमें आपका रोल नंबर दिया जाएगा, आप कब कौन से दिन में आपका रिक्रूटमेंट है और आप कब आप उस सेंटर में रिपोर्ट कर रहे हैं, ये सब उसमें नोट किया जाएगा। तो ये बहुत काम लगेगा आगे के सारे प्रोसेस में। तो आपको ये एडमिट कार्ड का फॉर्मेट जो है आपको निकाल के प्रिंट करके लेके जाना है। अब ये एनेक्सियर 3 जो है ये उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो पहले से ही CISF के पर्सनल्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। अगर वो भी इन पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो उनके लिए फॉर्मेट ये दिया हुआ है, आप इसके हिसाब से ये भर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट ने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को इंटरनेशनल कंपटीशन में तो उनके लिए ये फॉर्म है, आपको ये फॉर्म भरना है सब कुछ सही से। कौन सा एसोसिएशन से थे, डेजिग्नेशन क्या था आपका, आपका एड्रेस क्या है, सील क्या है, ये सब आपको सही से भरना है। कौन से इवेंट के लिए आपने खेला था, एसोसिएशन क्या था, ये सब आपको सही से भरना है। ये अपेंडिक्स ए है, फॉर्म ए है। अब वो जो फॉर्म था फॉर्म 1 वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए था जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अब ये देखते हैं जिन प्लेयर्स ने स्टेट को रिप्रेजेंट किया उनके लिए ये फॉर्मेट है अपेंडिक्स बी। इसको भी आपको सही से भर के फॉर्म के साथ अटैच करके देना है। अगर आपका अचीवमेंट फॉर्म 2 में है यानी स्टेट में है, स्टेट लेवल पे आप प्लेयर हैं, तो आपको ये फॉर्म भरना है। अब नेक्स्ट देखिए, ये यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स के लिए अगर आपने इस कॉम्पिटिशन में अगर आपने रिप्रेजेंट किया है तो आपको इस फॉर्म को भरना है, फॉर्म 3 अपेंडिक्स सी। देन आ जाता है स्कूल्स के लिए, किसी ने स्कूल लेवल पे खेला है तो उनके लिए ये फॉर्म है अपेंडिक्स डी, उनको सही से ये भर के भेजना है। देन ये है फॉर्म 5 जिसमें अपेंडिक्स ई, जिसमें उनका फिजिकल एफिशिएंसी परफॉर्मेंस जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से उनको मिला है, ये उनको ये फॉर्म को भरना है। तो ये सब आपको सही से भरना है, ध्यान से भरना है, ताकि आप ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आगे जा पाएँ, क्योंकि सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, अगर आप हाइट और चेस्ट के मेजरमेंट में अगर आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको ये साइन करवाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। कोई ST है या जो ये हिली एरियाज जो मेंशन हिली एरियाज है, अगर वहाँ से आ रहे हैं तो आपको ये साइन करवा के लेके जाना पड़ेगा, तभी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा मेडिकल बोर्ड से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखना है इस फॉर्म को भरने के लिए। सारे फॉर्म्स को सही से भरे, सही ऑर्डर में भरे, क्योंकि एक भी इनकरेक्ट चीज़ आपका फॉर्म रिजेक्शन का कारण बन सकती है। तो जो भी बच्चे इन पोस्ट के लिए भर रहे हैं वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सही ऑर्डर में अरेंज करके क्लोजिंग डेट से पहले, जो कि है 31 मार्च 2022 से पहले, शाम के 5 बजे से पहले इनको पोस्ट बाय पोस्ट उन तक पहुंच जाना चाहिए। अगर वो उनके पास तक टाइम या उसके बाद पहुंचा तो वो कंसिडर नहीं करेंगे सारे एप्लीकेशंस को, वो रिजेक्ट कर देंगे। तो फॉर्म को सही से भरें। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछें। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।